उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हमारे साथ अपनी सुनहरी यादें बांट रही हैं फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान। तो आइए सुनते हैं वहीदा रहमान जी से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी। वहीदा जी, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। भंवरा बड़ा नादान, कुछ बोले ना वो, मुख देखे कुछ बोले ना। भंवरा बड़ा नादान है। जैसे वो कोई बेगाना, अखियों में रचते चले बच बच के, जैसे वो कोई बेगाना। रहे संग दिल के, मिल नहीं मिल के, बन के रहे वो अनजाना हो, बन के रहे वो अनजाना। भंवरा बड़ा नादान है। कुछ बूझे कैसा अनाड़ी लागे रे वो, कैसा अनाड़ी लागे रे। भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है। खिड़की जानना जानना जानना, कलियन की मुस्कान है। भंवरा बड़ा। वहीदा जी, हमने आपकी फिल्म साहब बीवी गुलाम का गाना सुना। एक बात बताइए कि आपकी चाहे ये फिल्म हो या फिर दूसरी फिल्में, उन्हें आपको थिएटर में देखने का मौका मिलता था? हाँ जी, क्योंकि उस वक्त थिएटरों में जाके देखनी पड़ती थी फिल्में। उस वक्त
लेमिंगटन रोड पे ज्यादा हिंदी फिल्मों के थिएटर्स हुआ करते थे, अप्सरा और पता नहीं क्या क्या नाम, मैं नाम भूल रही हूँ। तो हमको बुर्खा पहन के जाना पड़ता था। तो अपनी पिक्चरें या जो भी दूसरी फिल्म देखना चाहते थे हम, तो हम बुर्खा पहन के जाते थे। आप भी बैठी और बाजू से सुबकने की आवाजें आ रही हैं, ऐसे भी तो होता है कि लोग सो रहे हैं, कोई सीन आ जाता होगा, तो आपको कैसा लगता है? कभी बड़ी हंसी आती थी, कभी बड़ा ऑकवर्ड भी लगता था। अच्छा वेदा जी, बातचीत के दौरान आपकी फिल्म चौदहवीं का चांद का भी जिक्र आया था और इसमें गुरदत साहब ने आपके साथ में काम किया था, वो आपके नायक थे। फिल्म का निर्माण उन्होंने जरूर किया था लेकिन निर्देशन नहीं किया था। मैंने पूछा ये किस लिए आप किसी और को दे रहे हैं, तो कहने लगे भाई कुछ भी कहो, मैं तो रहूंगा सेट पे, मगर वो जो उर्दू जबान का वो जो मजा है, वो कोई छोटी सी बात मैं नहीं समझ सकूंगा, क्योंकि ये मेरी अपनी जबान है ही नहीं। अगर सादिक बाबू करेंगे तो छोटी छोटी बातें होंगी, हाय अल्लाह कहने का भी अंदाज उनको जो मालूम होगा जो मुझे नहीं पता होगा, क्या कहना यू नो। और खासकर वो लखनऊ के हैं, उस तरफ से सही बात थी, तो उनका अगेन डिस्कशन जरूर होते थे होंगे, बट ऑन द सेट सिर्फ सादिक बाबू। ऐसा नहीं महसूस हुआ कि गुरदत जी बैठे हो कह रहे नहीं आप बैठिए मैं ये शॉट ले रहा हूँ, ये वो उतनी रेस्पेक्ट देते थे अपने डायरेक्टर्स को। अजीब बात है, आप कहते हैं दुकान से आ रहा हूँ, यूनियन जी रुपए लेकर आए थे, शाम तक बैठ कर गए हैं। वो कहते थे आप दुकान पर एक हफ्ता से ठीक से बैठते ही नहीं, कभी घड़ी भर के लिए चले, कभी 2 घड़ी। बेगम दरअसल परेशानी में कुछ का कुछ कह जाता हूँ। मगर परेशानी क्या है आपको? परेशानी बात यह है कि एक अनमोल हीरे के सौदे में धोखा या नातजुर्बेकारी से कुछ ऐसी गलती हो गई है कि इस मामले को अभी न सुलझाया गया तो एक न एक की तबाही लाजमी और यकीनी है। आपका क्या ताल्लुक है इससे? यूं समझ लो, बैठ जा पहले। आओ, आज तुम्हारे मुंह से फाल खोलता हूँ, जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगा। 2 दोस्त हैं बड़े गहरे, जैसे हम प्यारे मियाँ या शायदा। उनमें से एक दोस्त को एक हीरे की तलाश थी और वो हीरा अनजाने में उसे मिल भी रहा था, मगर वो हजरत ये न समझे कि ये वही हीरा है, पत्थर समझकर दूसरे दोस्त के हवाले कर दिया। उस दोस्त को जब पता चला कि ये तो वही हीरा है जिसके लिए मेरा दोस्त जान देता है और उसकी तलाश में अब भी सर करता है, तो बताओ उस दोस्त का क्या फर्ज है जिसके पास हीरा है? बस यही फैसला मुझे करना है। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें भी तो हक है, तुम ही फैसला कर दो। मेरी राय में तो दूसरे दोस्त को वो हीरा पहले दोस्त को वापस कर देना चाहिए। यही मैं भी चाहता था, मगर ये देखकर कि दूसरे दोस्त ने उसकी शक्ल बदल दी है, अंगूठी में चढ़वा लिया है, अपने जिस्म जान की जीनत बना रखा है, ये फैसला करते हुए जरा झिझकता हूँ। दोस्ती के मानी है कुर्बानी, और कुर्बानी जितनी बड़ी होगी दोस्ती का दर्जा उतना ही ऊंचा होगा। इसके अलावा अगर आपने कोई और फैसला किया तो आप पर हर्फ आएगा। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। प्यासा जब शुरू हुई, क्योंकि कई सीन में गुरदत जी सिर्फ डायरेक्ट कर रहे थे, तो मेरे दिलो दिमाग में गुरदत जी इज मोर अ डायरेक्टर देन एन एक्टर। भाऊजी इस तरफ लड़की तो बाकी नहीं है? नहीं तो ये लड़की कौन है? ये मेरी बीवी है। माफ करना बाबूजी, मुझसे गलती हुई। क्या नाम है तुम्हारा? गुलाब। अब कोई खतरा नहीं, तुम इत्मीनान से जा सकती। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। ये लाख जतन मोरे मन की तपन, मोरे तन की जलन नहीं जाए। ये लाख
सुख जतन मोरे मन की तपन मोरे तन की जलन नहीं जाए। कैसी लागी ये लगन कैसी जागी ये अगन, कैसी लागी ये लगन कैसी जागी ये अगन, जिया धीर धरन नहीं पाए। प्रेम सुधा मोरी सांवरिया सांवरिया, प्रेम सुधा इतनी बरसा दो जग जल थल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो जन्म सफल हो जाए। हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए। मोहे अपना बना लो ओ मोहे अपना बना लो मोरी बाह पकड़ मैं हूँ जन्म जन्म की दासी। मोरी प्यास बुझा दो मन हर गिरधर, प्यास बुझा दो मन हर गिरधर, प्यास बुझा दो मन हर गिरधर। मैं हूँ अंतर घट तक प्यासी। प्रेम सुधा मोरी सांवरिया सांवरिया, प्रेम सुधा इतनी बरसा दो जग जल थल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो जन्म सफल हो जाए। गुरुदेव फिल्मों की एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो एक ही किस्म के नहीं फिल्में बनाते थे। जैसे सीआईडी बनाए, सस्पेंस थ्रिलर थी, फिर प्यासा इतनी सीरियस पोएट की थी, फिर 14वीं का चांद रोमांटिक मुस्लिम बैकग्राउंड पे थी, फिर साहिब बबी खां, बड़ी वैरायटी हुआ करती थी। वो बड़ी अच्छी बात थी। आप लोग की राय ली जाती थी? नहीं, मैं तो ऐसी वैसी कोई बड़ी आर्टिस्ट नहीं थी कि मेरी राय लिया जाए। अगर कोई गलत ऐसा लगे तो मैं पूछती थी भाई लॉजिकली ये कैसे हो सकता है। तो कहते थे भाई आप लॉजिक में बहुत जाती हैं। एक चीज होती है फिल्मों में, उसको कहते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी, तो वो हमको लेनी पड़ती है। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली। दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया बिछड़ गया बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का था। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। हमको अपना साया
अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। कभी 5-6 लोग बैठे हैं सेट पे बातें कर रहे हैं, सडनली वो उनकी तरफ देखे, क्यों जी ऐसे था ना? गुरुदेव जी बोले हाँ क्या हुआ? बोले जी ये बातचीत डिस्कशन हमने आपके साथ शुरू की, आप कहाँ हैं? तुम सोच रहा था कल नसीमा की बारात है। और आपके नवाब साहब की थोड़ी है जैसे। नवाब की? उसकी तो आफत आ गई है। जी हाँ, औरतें मर्दों की आपत्ति तो होती है, जैसे मैं आपके लिए। नवाब साहब बहुत खफा हो रहे थे आप पे। देखो किसी तरह ये शादी रुक सकती है। बस हो गई दोस्ती खत्म। जरा सख्त सुस्त कहा, वो भी आपके भले के लिए, तो दोस्ती छोड़ दुश्मनी पे उतरा। और यहाँ तक कि बहन की शादी जिसे खुद आपने तय किया है, रोकने पे तुल गए। ये शादी रुकनी ही चाहिए बेगम, वरना दोस्ती के दामन पे धब्बा लग जाएगा। वो अगली पिक्चर अगले सब्जेक्ट के बारे में सोचते रहते थे। अभी तक तो कोई स्टूडियो में नहीं आया, तुम इतनी जल्दी कैसे चली आई? आप भी तो चले आए इतनी जल्दी। वो तो मेरी आदत है कि शूटिंग से 1 आध घंटे पहले। मुझे मालूम। अच्छा, और क्या मालूम है तुम्हें मेरे बारे में? बहुत क्वाइट किस्म के थे, कम बोलते थे और सोचते बहुत रहते थे। आज का सीन लो। आज तो गाने की शूटिंग, वैसे मैंने अपनी तरफ से सब तैयार कर रखा है, रेस भी कर लिया है। अगर आप देखना पसंद करें तो ठीक करो। जिंदा साहब, लाइटिंग रेडी? रेडी बैक। आइए कुछ प्लेबैक रेडी? यस सर रेडी। लाइट्स। क्लेपर क्लेपला स्टार्ट प्लेबैक 1 2। कॉम्प्लेक्स आई डोंट नो, मुझे नहीं कभी लगा कि कॉम्प्लेक्स थे। काफी समझ गई हूँ आपको। क्या समझ गई हो? यही कि आप अखलूक जैसे हैं, ऊपर से सर भीतर से नरम। हमने हमेशा एक दूसरे को समझा है ना? हमेशा। कभी कभी लोग एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह क्यों समझने लगते हैं? क्यों? कभी कोई ऐसा सीन नहीं आता था कि जिसमें नाराज हो गए, डांट भी दिया हो? नहीं, मुझे कभी डांटा नहीं किसी को भी। अपने यूनिट खासकर मूर्ति साहब के साथ, इन मूर्ति साहब का और गुरुदत्त जी का बहुत झगड़ा होता था। इन द सेंस वो शॉट बता देते थे, मूर्ति ये शॉट लेना है, फिर वो अपने सोच में बैठे रहते थे। मेंटली उनको लगता था ये शॉट हो चुका है, व्हाट इज द नेक्स्ट शॉट। तो फिर कहते मूर्ति यार क्या हुआ? तो कहते गुरु तुमने अभी बताया ना मुझे लाइटिंग करनी दो, थोड़ा वक्त लगेगा, इतना लंबा कॉम्प्लिकेटेड शॉट तुमने बता दिया। फिर कहते जल्दी करो। तो यार मुझसे नहीं होता, तुम बहुत ज्यादा वक्त लगते हो। फिर मूर्ति साहब यूज्ड टू वॉक आउट ऑफ द सेट्स। तो फिर हम सब कहते थे साहब गुरुदत्त जी आपकी ज्यादती, आपने कह के 10 मिनट नहीं हुए। बोले अच्छा सिर्फ 10 मिनट पहले मैंने एक्सप्लेन किया था शॉर्ट? बोले हाँ, ओहो सॉरी अब क्या करें? हम कहते थे आपने झाड़ा, फिर आप जाके बनाइए। तो फिर ये बाहर जाते थे, कहते आ जा यार मूर्ति, यू नो हाउ आई एम इम्पेशेंट ना, मेरे साथ सब्र किया कर। बेटा जी, गाइड जो है वो भी आपकी एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म मानी जाती है, खासतौर से उसमें जो डांसेस जो हैं। हाँ जी। लेकिन गुरुदत्त साहब की किसी फिल्म में आपका डांस नहीं? हाँ, मुझे उस बात का बड़ा दुख था क्योंकि गुरुदत्त जी डांसर थे, क्योंकि उदय शंकर के स्कूल में उन्होंने डांस सीखा था और सेंस ऑफ रिदम उनके बहुत ही अच्छे थे। मैंने एक बार जिक्र भी किया, साहब आपका म्यूजिक इतना अच्छा होता है आर डी बर्मन के साथ और आपको सेंस ऑफ रिदम इतनी है, तो एक डांस पे बेसिस कोई पिक्चर बननी चाहिए। तो बोले हाँ बट अभी तक कोई मुझे ऐसा सब्जेक्ट मिला नहीं है जिसपे मैं डांस पे बेस बनाऊं। तो इत्तेफाक से वो हुई नहीं, वो ज्यादा सीरियस फिल्में बन रही थी। तो गाइड का अनाउंसमेंट हुआ और देव ने मुझसे कहा कि आप ये करें, तो मैं तो बहुत ही खुश थी।
रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गले का फेरा। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गले का फेरा। आना मोरा सैया जब आए, चमकना उस रात को जब मिलेंगे तन मन, मिलेंगे तन मन। पिया तो से लेना लागे रे, लेना लागे रे पिया, ओ पिया, ओ पिया, आहा पिया, ओ पिया तो से लेना लागे रे। जाने क्या हो अब आगे रे, लेना लागे रे पिया तो से लेना लागे रे। देव साहब के साथ में कैसी ट्यूनिंग थी आप? देव साहब के साथ क्योंकि पहले वो सीआईडी में थे तो मेरा उनका बहुत अच्छा एक वो भी अगेन ही वाज अ वेरी क्वाइट पर्सन, बहुत ही वाज नॉट अ टॉकेटिव पर्सन, मगर वेरी नाइस, वेरी डिसेंट, और बहुत अच्छा था उनके साथ। उनके साथ कोई यादगार संस्मरण आपका किसी फिल्म का? हाँ, एक बार हम उनकी प्रोडक्शन थी काला बाजार नवकेतन की, उसकी शूटिंग चल रही थी ऊटी में। मैं आपको इतना अच्छा आदमी नहीं समझती थी। इसी बात में जी चाहता है वो जो चांद है ना, उसे नोच के आपके माथे पर लगा दूं, वही चमका करे। घूमने चलिएगा? नींद नींद। तो होटल से कुछ 1.5 घंटे की ड्राइव थी, दूर लोग के आउटडोर शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो यूनिट पहले जा चुका था। तो देव, मैं और मेरी सिस्टर थी और मेरी हेयर ड्रेसर थी, हम जा रहे थे। देव ने कहा मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। एक आधे घंटे के बाद फॉग आने लगी पहाड़ियों में। देव कहने लगे वहीदा मुझे दिख नहीं रहा है। मैंने कहा क्या मतलब आपका दिख नहीं रहा है? क्योंकि पहले कभी मैंने उनको देखा नहीं चश्मा पहनते हुए। नहीं, एक तो फॉग है। मैंने कहा हाँ फॉग तो है, मगर ये क्या मतलब आपका दिख रहा है? तो बोले मैं चश्मा लगाता। तो फिर मैंने कहा आपने चश्मा क्यों नहीं लगाया? तो बोले जी मैं अपने कमरे में भूल आया। तो मैंने कहा अब क्या होगा? तो बोले ऐसा करो मैं गाड़ी रोकता हूँ, तुम आगे बैठो और दीदी और हेडरेस को पीछे बैठने दो, और तुम मुझे बताते रहना राइट में कि लेफ्ट में जाना है। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। फिर उससे बढ़कर टेंशन ये हुई, एक तो फॉग और पहाड़ी का रास्ता, आगे से एक मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था। ओह, मैंने कहा देव भाई आगे से मिलिट्री कॉन्वॉय, और ये रास्ता इतना नैरो था कि कोई एक दूसरे को ये नहीं कह सकता। मैंने कहा अब तो मरवा दिया आपने, हम पीछे भी नहीं जा सकते और आगे तो जाना ही है। और वो जो ट्रक्स आ रही हैं तो बोले मैं बहुत आहिस्ता चलाऊंगा। इतनी टेंशन में हम अपने लोकेशन पहुंचे तो 1 घंटा देर पहुंचे। तो वहाँ यूनिट वाले परेशान, और विजय आनंद जो थे, गोल्डी वो डायरेक्टर थे, वो पहुंचे भाई क्या हुआ आप लोगों को? तो मैंने कहा, विजयानंद को सब गोल्डी बुलाया करते थे, गोल्डी आपके भाई साहब चश्मा छोड़ा है और फॉग थी और मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था, तो तुम्हें नहीं पता हम कितने टेंशन में खैरियत से पहुंच गए। तो दैट वाज अ वेरी डेंजरस एक एपिसोड हुआ था। तो उसी फिल्म में भी गाने बहुत अच्छे हैं, कोई भी याद करिए आप। खोया खोया चांद। आप थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। मैं इतनी सुरीली आवाज है आपकी। नहीं नहीं, मेरी तो नहीं, क्या याद नहीं है, आप बजा दीजिए। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। मस्ती भरी
हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। ओ ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। वेदा जी, हमने आपकी एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म गाइड की थोड़ी सी चर्चा की थी, उसका एक गाना भी सुनवाया था, लेकिन हम इस पर थोड़ी सी बातें और भी करेंगे। गाइड आर के नारायण साहब की कृति पर आधारित फिल्म है और देव साहब ने इसका निर्माण किया, विजय आनंद साहब ने इसका निर्देशन किया, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। और ये कहा जाता है कि नृत्य फिल्माने में, क्लाइमेक्स फिल्माने में उनका जवाब नहीं था। यहाँ मैं फिल्म गाइड के एक गीत का जिक्र जरूर करना चाहूंगा, बड़ा ही मशहूर गाना है आपका, और सुनने में आया कि वो गाना करते समय आपको थोड़ी सी घबराहट भी हो गई थी, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। आज फिर जीने की तमन्ना है, वो बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया था। उसका जो मूड था वो गाने में, उस म्यूजिक में, उसके लिरिक्स में और पिक्चराइजेशन में इतना उभर के आया, तो वो एकदम परफेक्ट था। तो चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, कुछ खंडर थे वहाँ पर, वो ऊंची सी दीवार थी कुछ 6-7 फुट की और ज़्यादा चौड़ी भी नहीं थी, और बीच में एक गैप था। तो वो कहने लगे आप इतनी खुश और इतनी मतलब लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं मगर खुश हैं। तो गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती है। तो मुझे थोड़ी कभी कभी हाइट से वर्टिगो सा होता है। मैंने नीचे देखा, मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने कहा टूटे हुए पत्थर, खंडर, मैंने कहा गिरे तो हड्डी तो जरूर टूटने वाली है। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। तो बोले 2-4 बार आप मेरे साथ रिहर्सल कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि पैर ये हो तो रुक जाना। मैंने कहा वो तो बाद में पता चलेगा, पैर फिसलेगा तो फिसलेगा। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं। मेरी समझ में नहीं आया, कल तक आप लगती थी 40 साल की औरत जो जिंदगी की हर खुशी, हर उमंग, हर उम्मीद पीछे कहीं रास्ते में खो आई है, और आज लगती है 16 साल की बच्ची, भोली, नादान, बचपन की शरारत से भरपूर। जानते हो क्यों? क्यों? आज फिर जीने की
फिर मरने का इरादा है। गाइड की पूरी बात कर रहे हैं तो भी कम है। उसमें बहुत सारे दृश्य एक से बढ़कर एक हैं। और कोई दृश्य याद आता है आपको? एक तो मुझे उसका स्नेक डांस बहुत पसंद है। सुनिए, यहाँ कोई सपेरों की बस्ती है जहाँ कोई सपेरन नाग नृत्य करती हो? अगेन वो जो उसमें भी पूरा मूड उस सिचुएशन का पूरा जाहिर होता है, मगर उससे बढ़िया बात ये थी कि उसके वर्ड्स नहीं थे, सिर्फ म्यूजिक था। क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है अपने इमोशंस को जाहिर करना। आप थ्रू डायलॉग्स करते हैं या गाने के अल्फाज में करते हैं। इसमें ना डायलॉग्स थे ना गाने के अल्फाज थे, फिर भी उस मूड को इतनी अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया। उस औरत का उस वक्त का फ्रस्ट्रेशन कि वो डांस करना चाहती है, हस्बैंड अलाउ नहीं करता, कैसे वो कैरीड आउट हो जाती है कि डांस करना शुरू कर देती है। वो मेरा बहुत फेवरेट डांस आइटम है। वेदा जी, इसमें आपने रोजी का एक कैरेक्टर किया था और उस दौर में विमेन लिप की बात अगर हम कर रहे हैं या नारी की मुक्ति की बात करें, इस तरह के आंदोलनों का नाम भी शायद लोगों ने नहीं सुना होगा। और बड़े ही ट्रेडिशनल किस्म की एक स्त्री की इमेज थी। उसी परंपरागत रूप में हमारी अभिनेत्रियां भी काम करती थी, उसी तरह के रोल भी उनको मिलते थे। लेकिन रोजी एक ऐसा कैरेक्टर जिसने उस स्त्री की जो एक परंपरागत इमेज थी, ट्रेडिशनल इमेज, उसको तोड़ा उसने। वो विद्रोही उसमें रिबेलियस है। अमूमन इस तरह के खतरे लेने से जो अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां डरते हैं कि इससे उनकी इमेज पे फर्क पड़ेगा, पता नहीं पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। ये क्या हुआ, जब मैं फिल्मों में आई मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि जो भी रोल हो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। हो सकता हमारी फैमिली में कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं था, परफॉर्मेंस से मेरा मतलब था। क्योंकि आजकल भी लोग पूछते हैं आपने सीआईडी का रोल कैसे किया, वो तो वैम्प का रोल था। फिर मैं कहती हूँ वो वैम्प का रोल नहीं था। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से वैम्प वो होती है जो इंटेंशनली किसी का बुरा चाहती है। वो कैरेक्टर वैसा नहीं था, वो फंसी हुई थी, एक गरीब लड़की थी किसी के चुंगल में, उनके कहने पे जो भी कर रही है वो कर रही थी। और फिर कहने लगे जो आपने जी गुलाबों का रोल प्यासा में कैसे किया, तो मैंने कहा मुझे उस वक्त समझ भी नहीं थी और मैं इस बात को मानती भी नहीं हूँ शुरू से कि एक कैरेक्टर प्ले किया, उससे कोई अपनी जाती जिंदगी से कोई ताल्लुक होना नहीं चाहिए। कि मैं बहुत अच्छी हूँ तो पर्दे पे भी अच्छी ही हूँ, अगर मैं बुरे ख्यालात की, बुरी चालो चलन की हूँ तो पर्दे पे सिर्फ बुरी ख्यालात या बुरी चालो चलन की हूँ। कोई सती सावित्री भी, सीता का रोल भी कर सकती हूँ। तो ये दो चीज मिक्स नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो मुझे रोल सही अच्छा लगा वो मैं करती थी। तो उस वक्त मुझे कहा था प्यासा और सीआईडी के वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा कि मैं न्यू कमर थी, किसी को इंडस्ट्री में जानती नहीं थी। आजकल वो सवाल करते कि कैसे किया आपने, डरने लगा कि आपको वैम्प का स्टैंप पड़ जाएगा, सिर्फ वैम्प का रोल। मैंने कहा मैंने वैम्प या गुड बैड अगली ये सोचा ही नहीं और मैं आज तक भी नहीं सोचती हूँ। मगर जब मैंने रोजी का कैरेक्टर रोल लिया, मेरे दूसरे डायरेक्टर्स उन्होंने कहा आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रही हैं। मैंने कहा क्यों? तो बोले एक तो रोजी नाम है और पहले सीन में ये दिखाया जाता है कि आप शादीशुदा औरत हैं, उसके बाद जाके आपका राजू से इश्क होता है, तो ये कैसे हो सकता है, ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है। फिर मैंने कहा भाई मैं नहीं मानती नेगेटिव कैरेक्टर या पॉजिटिव कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है, एक नॉवल लिखी गई है। और ये नहीं कि अक्सर फिल्मी कहानियां क्या होती हैं, दिमाग में जिस आर्टिस्ट को लेने वाले हैं उनके पर्सनैलिटी के हिसाब से लिखी जाती है। ये एक प्रोफेशनल ऑथर ने लिखी, उसको हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्को, कुछ तो फर्क है मुझ में और इन पत्थर की मूर्तियों में। ये मुझे परेशान नहीं करती। परेशान नहीं करती इसलिए कि पत्थर है और इसीलिए पत्थर है कि परेशान नहीं करती। मेरे दिल पे पत्थर रखा तुमने, एक बार इस पत्थर में दिल रख दो, फिर देखो एक एक मूर्ति चिल्ला चिल्ला कर कहेगी मार्को मैं जीना चाहती हूँ, मार्को मैं जीना चाहती हूँ, मार्को मैं जीना चाहती हूँ, मार्को मैं जीना चाहती हूँ। जी नहीं रही हो तुम? जी मार के जीना अगर जीना है तो जी रही है, लेकिन तुम्हारे पास जैसा तुम्हारा काम है मेरे पास क्या है? औरत के पास क्या होता है? उसका घर पति से होता है, घर होता है बच्चों से। इसमें मेरा क्या दोष? अगर भगवान नहीं चाहता तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ मार्को, लेकिन मैं किस उम्मीद पर जीऊं? दिन भर बैठे क्या सपने देखा करूं?
रात भर जाके क्या सोचा करूं? बच्चों का सुख नहीं तो कुछ तो सुख आने दो मेरे जीवन में। सुख सुख सुख, सारा सुख अगर नाच गाने में ही रखा था तो छोड़ा क्यों माँ का घर? माँ का घर छोड़ा के पति के घर जाऊंगी? क्या मालूम था वहाँ न घर होगा न पति। तो चाहती क्या? सारे काम काज छोड़कर तुम्हारे बालों में फूल सजाता रहूं? फूलों से नफरत थी तो फिर शादी क्यों की? सर पर मुसीबत रखने का शौक था इसलिए शादी। शौक नहीं, जरूरत थी। एक हार्ड मास की पुत्री की जरूरत थी तुम्हारी हवस को। ये क्या गंदी बातें हैं? ये बातें तुम्हारी गंदी हरकतों की। मेरे प्यार को हवस कहती हो तुम? और तुम अपने हवस को प्यार कहते हो? तुम्हें पत्नी नहीं औरत चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो। इसीलिए तुम्हें मुझसे ज्यादा अपना बिस्तर प्यारा है, क्योंकि वो तुम्हारी थकान मिटाने के बाद कोई मांग नहीं करता। तुम आज भी नहीं वैसी हो। एक मेरी बन रही थी फिल्म नीलकमल, उसमें मेरा नाम था सीता और मनोज का नाम था मेरे ख्याल से राम, ऑब्वियसली। तो उन्होंने बहुत ऑब्जेक्ट किया, आपने ये रोजी का रोल किया, मेरी तो आपने बर्बादी कर दी, ये पिक्चर मेरी नहीं चलेगी, सीता का क्या होगा? तो मैंने कहा एक बात बताइए, उसमें राजकुमार का एक कैरेक्टर है, पिछले जन्म में हम दोनों का बड़ा प्यार है, तो इस जन्म में आते रहते मैं एज ए स्लीप वॉकर चली जाती हूँ, तो वो सीता का राम पिछले जन्म में कहाँ चला गया? जो तो इस जन्म में आप कह रहे हैं सीता को तो हर वक्त राम के साथ ही होना चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट उनको अच्छा नहीं लगा, चुप हो गए। फिर भी मेरे ख्याल से गलत थी, आपकी गाइड जो है वो चलेगी नहीं और आपको बहुत मतलब क्रिटिसिज्म मिलेगा। मैंने कहा आई डोंट केयर, मुझे करना है, मुझे रोल बहुत अच्छा लगा। कहाँ जा रही हो? तुम्हें इससे मतलब? मेरी इजाजत के बिना तुम कोई ऐसा वैसा काम नहीं कर सकती। अच्छा रोजी, आखिर मेरा तुम पर कुछ अधिकार है? तुम कैसे भूल सकती हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? अगर मैं ना होता तो क्या होती तुम? वही जो होने जा रही है। ये मैं नहीं होने दूंगा। कोई भी लफंगा बदमाश आवारा चवन्नी 98 रुपया बाजार में फेंक कर जब चाहे मेरी पत्नी का डांस देख सके और उसके बाद हंसता हुआ मेरे नाम पर कीचड़ उछाले, ये मैं नहीं देख सकता। नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें देखने पर कोई मजबूर नहीं करेगा। मुझे बताओ ये किसकी है? किसने भरे तुम्हारे कान? किसने भड़काया है तुम्हें? ऐसी कौन सी नई बात हो गई जो मेरे दिए हुए आराम को छोड़कर तुम्हें गलियों के ठोकरे खाने से डर नहीं लगता? सोई थी, आंखें खुली थी। और कोई बात नहीं? मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। और कोई वजह है क्या? कोई दूसरा आदमी तो नहीं? हो भी सकता है। तुम्हारा मतलब तुम किसी और के साथ? मैं बेवफाई करूंगी माँ को तो खुलेआम, काम का बहाना करके कहीं दूर घने जंगल में छुप कर नहीं। तुम मुझ पर तोहमत लगा रही हो? तो मुझ पर शक कर रही हो, मुझे बदनाम कर रही हो। मुझ पर झूठे इल्जाम लगाकर ये मत समझना कि तुम्हें बच्चन बनने का बहाना मिल गया है। और कुछ सुनना ही चाहती हो तो मेरे मुंह से भी सुनती जाओ। मैं एक दिन को भी नहीं भूला कि तुम्हारी रगों में खून कैसा है। मैंने तुमसे शादी करने का पाखंड किया तो पूरी तरह ये जानकर कि मैं तुम्हें अपनी जरूरत के लिए खरीद रहा हूँ। तुम जैसी औरतों को अगर ये धोखा है कि तुम किसी शरीफ आदमी की धर्म पत्नी बनने के लायक हो तो तुम जैसी बेवकूफ और कोई नहीं। एक बात और सुनती जाओ, मुझे तुमसे नफरत है, नफरत है, नफरत है, नफरत है। तुम जाओगी तो तुम जैसी हजारों आएंगी। जाओ, निकल जाओ अभी यहाँ से। एक ठुकराई हुई अबला को सहारा दोगे? सामान अंदर ले आओ और तुम्हें माँ से मिलाता हूँ। माँ, देखो हमारे यहाँ एक मेहमान आया है, इनका नाम रोजी है। रोजी? नाम से धर्म का गलत अंदाजा ना लगा लेना, रोजी इनके प्यार का नाम है। तुम जरा चाय कॉफी बना दो, मैं मुंह हाथ धुलाता हूँ, उसके बाद बाहर चलते हैं, बातें करेंगे। तुमने चिंगारी क्या दिखा दी? मैंने आशियां फूंक डाला। मैं कहीं की नहीं रही राजू, मेरा कोई नहीं रहा। पीछे देखती हूँ तो सिर्फ राख, आसपास खंडर ही खंडर, आगे एक सुनसान लंबी राह जिसकी मंजिल का पता नहीं। खंडहरों में देखो रोजी, एक गाइड खड़ा है, राह को देखती हूँ, रहबर को नहीं। सहारा मांगा था 4 दिन के लिए, जीवन का बोझ तुम पर नहीं डालना चाहा था। ये बोझ यकीन मानो मेरे जीवन को हल्का कर देगा। राजू, मैं कलंकिनी। अगर तुम कलंकिनी तो ये कलंक सर आंखों पर। नहीं नहीं राजू, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कल तक सोचना पाप था लेकिन आज और बात है, कल तक कहना पाप था लेकिन आज और बात है। रोजी, मैं तुम्हारे लिए सपने देखना चाहता हूँ, उन सपनों को रूप देना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, कोई वादा नहीं कर सकती। मुझे उलझन में मत डालो राजू, मेरी परिचय तुम्हें कहीं बर्बाद न कर दे।
ठंडे मन से एक बात सुनोगी? तुम कोई वादा नहीं कर रही हो। तुम्हारा हाथ अपने दिल पर रखकर मैं एक वादा करना चाहता हूँ। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। खिलना मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। तेरे दुख अब मेरे अब तेरे तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे, तेरे दुख अब मेरे मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। लाख मना ले दुनिया साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में ना ये छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। और दोनों ही फिल्मों ने इतिहास रचा। Exactly. आपको गाइड के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला, बिल्कुल सही है, नीलकमल के लिए भी मिला। बिल्कुल। तो जब गाइड के लिए आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिला, कैसा लगा उस समय? मुझे उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ उस वक्त ममता रिलीज हुई थी, जिसमें सुचित्रा सेन के डबल रोल था। बहुत बढ़िया फिल्म थी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था। मैंने कहा एक मुझे चांस मिला गाइड का, अब ये सुचित्रा जी कहाँ से आ गई, अब तो मुझे नहीं मिल सकती। तो मैंने उम्मीद छोड़ दी। तो फिर फिल्म फेयर के एडिटर का मुझे फ़ोन आया
उस वक्त ये पहले बता दिया करते थे, ये सस्पेंस जो आजकल नॉमिनेशन होती है, कौन है विनर वो नहीं पता चलता था, उस वक्त पता चलता था। तो उन्होंने फोन किया, कहने लगा वहीदा मुबारक हो, तुमको मिला है अवार्ड। तो पहले मैंने सोचा शायद वो मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा करंजे साहब प्लीज डोंट पुल माई लेग्स, ये हो नहीं सकता। बोले क्यों भाई, मैं क्यों तुम्हारे साथ क्यों मजाक करूं? मैंने कहा सुचित्रा सेन के सामने मुझे गाइड में मिल गया। एक तो पहले लोग कह रहे हैं नेगेटिव रोल फलाना धमाका। मैंने कहा नहीं भाई, क्योंकि वो तो बहुत सिंपैथेटिक, बहुत इजी है, उसको कोई भी परफॉर्म करो तो अवार्ड मिल सकता था। तुम्हारा दरअसल ज्यादा डिफिकल्ट है, हालांकि इट वाज ना सिंपैथेटिक है ना नेगेटिव है, इन बिटवीन ऑन अ वेरी फाइन लाइन। इट्स वेरी गुड, इट्स अ ग्रेट परफॉर्मेंस। लोगों की राय है। मैंने कहा अच्छा, तब तो मुझे बेहद खुशी हुई। आपको किस फिल्म की भूमिका बहुत चुनौतीपूर्ण लगी, बहुत चैलेंजिंग लगी? मैं तो कहूँगी गाइड का रोल, इसलिए क्योंकि एक तो 40 साल पहले बनी फिल्म, 40 साल हो गए हैं, बियॉन्ड इट्स टाइम, और इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट रोल। कभी वो रोल देख के ये नहीं लगा कि ये बुरी औरत है, जस्टिफिकेशन था। और एक था देवर नॉर्मल कैरेक्टर्स, जैसे कि मार्को का या राजू का या रोजी का, कि हर इंसान हर वक्त कोई सेंट तो होता नहीं है और ना ही पूरा बुरा होता है। और एक पॉइंट आता है लाइफ में, सिर्फ जो अपने आप के लिए जीना चाहते हैं, जो भी चीज़ हम अपने लिए करना चाहते हैं। तो रोजी का पैशन था डांस करना, वो उसको मार्को से नहीं मिलता, तो उसको एंकरेजमेंट राजू से मिलता है। फिर एक पॉइंट आता है जहां सडनली राजू सेल्फिश हो जाता है कि वो एक जगह एक सीन कहते हैं अभी बस मैं रिटायर होना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। राजू कहता है नहीं, अभी तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने हैं, अभी जल्दी क्या है? ये कहती है नहीं मुझे बच्चे चाहिए। अरे बच्चे भी हो जाएंगे, इसकी क्या? उस वक्त राजू सेल्फिश हो जाता है, उसको एक अय्याशी की आदत पड़ जाती है, पत्ते खेलना, शराब पीना। वो कहते हैं कहाँ से जिम्मेदारी लें शादी बच्चों की। क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में चाहा क्या क्या मिला बेवफा, सुहाना भरम तो टूटा, जाना के हुस्न क्या है। ओ चलो सुहाना भरम तो टूटा, जाना के हुस्न क्या है। कहती है जिसको प्यार दुनिया, क्या चीज क्या भला है। दिल ने क्या ना सहा बेवफा, तेरे प्यार में चाहा क्या क्या मिला बेवफा, तेरे प्यार में। तेरे मेरे दिल के बीच अब तो सदियों के फासले हैं। हाँ तेरे मेरे दिल के बीच अब तो सदियों के फासले हैं। यकीन होगा किसे कि हम तुम एक राह संग चले हैं। होना है और क्या बेवफा,
प्यार में क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में। हर एक मौके पे कभी मार्को सेल्फिश हो गया था तो अपने पैशन में, तो उसने अपनी बीवी को भूल जाता है। अब रोजी पैशनेटली डांसर बनना चाहती है, वो बन जाती है, फिर कहती है नाउ आई वांट टू गेट सेटल्ड। फिर उस वक्त राजू कहता है नहीं अभी कहाँ सेटल होंगे। तो ये चीज जो थी उसको बड़े डेलिकेट ये था। सो यू नेवर फील जब आप मूवी देखते हैं कि ये कैरेक्टर अच्छा नहीं है, बैड पर्सन। ये इंटेंशनली किसी का बुरा नहीं चाह रहे थे तीनों कैरेक्टर, वो सिर्फ उस वक्त अपने बारे में सोचते थे जो खुद को करना चाहिए। मुँह से छल किए जाए, हाय रे हाय हाय देखो सैया बेईमान, सैया बेईमान। मुँह से छल, मुँह से छल, मुँह से छल किए जाए, हाय रे हाँ सैया बेईमान। समझा के मैं तो हारी, धमकाया दीनी गारी, नी 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 रे गा 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 पापा धनी सा सा। समझा के मैं तो हारी, हाँ धमकाया दीनी गारी, और करूँ भी तो देखो मोरा जियरा, जियरा कल पाए, जियरा कल पाए मोहे, हाय हाय देखो सैया बेईमान। मुँह से छल, मुँह से छल, मुँह से छल किए जाए, हाय रे हाय हाय देखो सैया मन का है बैरी काला, दिल जिसे दे डाला, नी 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 रे रे गा गा मामा पापा धनी सा सा। मन का है बैरी काला, हाँ दिल जिसे दे डाला, प्रीत मोरी पल पल रोए तड़पा तड़पा, तरसाए तड़पा तरसाए मोहे, हाय हाय देखो सैया बेईमान। मुँह से छल, हाँ मुँह से छल, मुँह से छल किए जाए, हाय रे हाय हाय देखो हाँ सैया बेईमान। उजाले उनकी यादों के सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान से कमल शर्मा की लंबी बातचीत रही। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे दिलीप कुलकर्णी, संयोजन कल्पना शेट्टी ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। तो जरूर सुनिएगा कार्यक्रम उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।